दक्ष एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जो फर्स्ट चीज हम लोग को समझना है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का हमने नाम सुना है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी कि जब उस मटेरियल पे डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज में क्या होता है? बदलाव होता है। लेकिन जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, वो मटेरियल वापस उसी लेंथ या पोजीशन में आ जाती है। तो इस तरह के मटेरियल को क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। और इस तरह के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब एक वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स, regain its original length। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे हमने एक रबड़ को लिया, इलास्टिक रबड़ हम लोग देखेंगे कि रबड़ बैंड को जब हम लोग लेते हैं, रबड़ को हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो स्ट्रेच करने के बाद वो स्ट्रेच होती है, लंबी होती है। लेकिन जैसे ही हम उसको फिर छोड़ देते हैं, बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे उसको जैसे ही हम लोग रिमूव करते हैं, वो क्या होता है कि वो वापस उसी ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी मटेरियल है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है, इसके एग्जाम्पल पे हम लोग रबर बैंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी कि जब उस पे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज में बदलाव होती है। शेप और साइज में बदलाव होने के बाद जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वह वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ पाती है। जैसे हम लोग च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम आपने खाया भी होगा। च्युइंगम को क्या करते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच किए, ठीक है। अब फोर्स को हम छोड़ दिए, फोर्स हम अपना रिमूव कर दिए, तो क्या च्युइंगम वापस उसी पोजीशन पे आती है जो पहले थी? तो आंसर है नहीं आती है। तो इस तरह के जितने भी मटेरियल है जिसमें ये प्रॉपर्टी लाइज करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, material does not regain its original length। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल लेंथ को गेन नहीं कर पाती है। तो इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो उन सारे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है। और जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी। एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, च्युइंगम है, च्युइंगम ले सकते हैं, या आटा वगैरह हम लोग गूंथते हैं, घर में आटा वगैरह को देखते हैं
कि आटे को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे खींच के लंबा तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग हटाते हैं, क्या आटा फिर से उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, ओरिजिनल लेंथ पे आती है? तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं होती है। तो इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हम लोग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहेंगे या प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं? इलास्टिक बॉडी हमने देखा कि वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था कि अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा था। परफेक्टली मतलब परफेक्ट। तो आप इसके मीनिंग से गेस कर सकते हैं दोस्तों कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का क्या मीनिंग हो सकता है। तो इसका मीनिंग सिंपल ये हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, the material regain its original configuration completely। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग रिमूव करते हैं, मटेरियल क्या होगी कि मटेरियल अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो उसका पहले का लेंथ था, जो उसका पहले का शेप था, साइज था, उसको क्या करेगी कि एकदम कंप्लीटली 100% गेन कर लेगी। तो इस तरह के जितने भी मटेरियल होंगे उसको क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऐसा एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक क्वार्ट्ज फाइबर जो होते हैं, क्वार्ट्ज फाइबर ये कुछ हद तक मतलब 99% कह सकते हैं या नियरेस्ट टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है। ठीक है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, 100% वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सा बॉडी कहलाएगी, कौन सा ऑब्जेक्ट होंगे? तो वो ऑब्जेक्ट जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल लेंथ को गेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आफ्टर रिमूविंग deforming force, the material original कॉन्फ़िगरेशन, कि जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग हटाएं, रिमूव किए, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो मटेरियल क्या होगा कि अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कभी भी पा नहीं सकता है। तो इस तरह के जितने भी नेचर में ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं या मिलते हैं उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जो सही साबित होती है उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। पैराफिन वैक्स,
ये एक तरह की वैक्स होती है दोस्तों जो नियरेस्ट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है, या वेट क्ले, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। वेट क्ले भी क्या होती है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के नियरेस्ट होती है, परफेक्टली कंप्लीटली नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ थे इलास्टिक, प्लास्टिक, perfectly elastic and perfectly plastic. Now we will see एक चीज आपको और ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों कि नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो ना ही पूरी तरह से परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना ही पूरी तरह से परफेक्टली प्लास्टिक होती है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ये दोनों के बीच में लाइज करते हैं, ये दोनों के बीच में, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के बीच में, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ परसेंट में दोनों रहते हैं। जैसे कि मैं elasticity decreases plasticity will increases। हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर प्लास्टिसिटी क्या डिक्रीज हो रही है तो उसमें प्लास्टिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलास्टिसिटी डिक्रीज तो प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगी। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में अगर 95% इलास्टिक इन नेचर है तो 5% क्या होगी, प्लास्टिक इन नेचर होगा, ठीक है। अगर ये 95% घटता है, ये घटेगा तो ऑब्वियस है कि ये 5% क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए नेचर में जितनी भी ऑब्जेक्ट पाई जाती है वो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के बीच में लाइज करती है, और इलास्टिसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्लास्टिसिटी इंक्रीज करेगा, और इसके वाइस वर्सा भी होंगे, एंड वाइस वर्सा। कि जब प्लास्टिसिटी डिक्रीज करेगी तो इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रेस को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस क्या होती है? हमने स्ट्रेस वर्ड बहुत जगह सुना भी होगा, आपने भी सुना होगा। जब एग्जाम वगैरह होती है तो टीचर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस में लेनी है। दैट मीन्स दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ज़्यादा फोर्स अप्लाइड नहीं करना है दिमाग पे। स्ट्रेस बहुत तरह की होती है। जैसे हम लोग सिंपल अपने लाइफ में भी सुनते हैं कि हाँ, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, तो किसी को और भी कई चीज़ों के स्ट्रेस होती है। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स के टर्म में आते हैं तो फिजिक्स के टर्म में आइए हम लोग बेहतर ढंग से स्ट्रेस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्ट्रेस किसे कहते हैं। स्ट्रेस बेसिकली व्हेन एन एक्सटर्नल force is applied on your body and internal restoring force is developed which tends to restore the body back to its original position। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए इसी को समझने का कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस के बारे में ये क्या कहना चाहती है। कि जब किसी भी बॉडी पे हम लोग जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने का पर्पस ही होता है कि उसके शेप और साइज में क्या करना है, हमको चेंजेस लाना है, ठीक है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ठीक उसी समय उसके अंदर भी एक फोर्स डेवलप होती है जो
उस शेप और साइज को रीस्टोर करना चाहती है, मतलब बैक उसी पोजीशन पे लाना चाहती है। जैसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। आपने अपने माता पिता टीचर से मोटिवेशनल लेक्चर वगैरह सुनते होंगे, प्रवचन, जिसे प्रवचन कहते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, अब हमें सुबह एकदम 4 बजे रोज उठनी है और सुबह पढ़ाई करनी है। आपने क्लॉक में अपना अलार्म भी सेट किया। ठीक सुबह 4 बजे जब आप उठना चाह रहे हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं, आज हमें सोने दो, मैं कल से ये काम करूंगा। ठीक है, तो जो अंदर से आवाज आ रही है, जो अंदर इंटरनल फोर्स जो काम कर रहा है, जो आपको एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था जो आपको उठाना चाहती है, और एक इंटरनल फोर्स आपके अंदर डेवलप हुई है जो आपको फिर से सुलाना चाहती है। तो उसी इंटरनल फोर्स को जब हम लोग पर यूनिट एरिया के टर्म में लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं कि द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, वही इंटरनल फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे एक्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि माने कि इफ या लेट external force F is applied on area। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाइड हो रही है और एरिया क्या है, A है, तो इस केस में स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेस इक्वल टू होगा अप्लाइड फोर्स बाय, ये अप्लाइड फोर्स वही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ही है। ठीक है, तो ये अप्लाइड फोर्स जिसको हम लोग F से डिनोट किए और एरिया A से। स्ट्रेस को दोस्तों डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू F बाय ए। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, यूनिट जो है, ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो स्ट्रेस की होगी, ऐसा यूनिट, वो ऐसा यूनिट स्ट्रेस की क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन न्यूटन, दैट मीन्स फोर्स, और फोर्स का क्या होता है, N/L/T-2, एरिया का L²। ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा L का पावर -2, ये ऊपर जाने के बाद यहां माइनस आती है, ये -2 और ये +1, N/L-1 T-2। मतलब स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला N/L-1 T-2। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रेस था दोस्तों। अब स्ट्रेस भी कई टाइप के होते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आइए, हमने स्ट्रेस को पढ़ा था, आज हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस के और कितने टाइप्स हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली 3 तरह की होती है। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकेंड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एंड थर्ड वन, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है,
स्ट्रेस बेसिकली यही तीन तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। ये जो दोनों स्ट्रेस है दोस्तों, ये नॉर्मल एक्ट होते हैं कि जब फोर्स नॉर्मल एक्ट होंगे तो फिर जो स्ट्रेस डेवलप होगी उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक। बेसिकली ये नॉर्मल के कारण से, और ये जो है वो टेंजेंशियल के कारण से। टेंजेंशियल, टेंजेंट, टेंजेंट हम लोग सर्कल में पढ़े हुए हैं। ये लाइन कैसा है, हम लोग कहते थे कि ये लाइन क्या है कि इस सर्कल का टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है, जो टेंजेंशियल है। तो इस केस में जो फोर्स एक्ट होगा ऐसे डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यह बेसिकली दो टाइप की होती है। यह बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन टेंसाइल एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेस को देखिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ को इंक्रीज किया जाता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके उसके लेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब उसका लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो ठीक उसी टाइम उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट होती है, एक स्ट्रेस डेवलप होता है जो उसका लेंथ को इंक्रीज करने का अपोज करता है। तो उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। इसको ऐसे समझो, ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करने के कारण से जो स्ट्रेस डेवलप होती है उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेस, दबाना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस तब डेवलप होगी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ को क्या करना चाह रहे हैं, डिक्रीज करना चाह रहे हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ। लेंथ को जब डिक्रीज करना चाहते हैं तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होती है उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और लेंथ को जब इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होती है उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, टेंसाइल को और कंप्रेसिव को। जैसे दो तरह का सिचुएशन लिए। पहला सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन, और बी पे ये दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखो दोस्तों। इसका ओरिजिनल लेंथ ये था, हमने क्या किया कि इस पे फोर्स अप्लाइड किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, और इस ऑब्जेक्ट को खींचे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो जब फोर्स लगा के हम लोग इधर खींचते हैं तो एक स्ट्रेस डेवलप होगी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसी स्ट्रेस को कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। आप लोग यहां देख रहे हैं ये लेंथ इंक्रीजमेंट के कारण से ही हो रहा है। ये कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर हम इस x माने और ये
इंक्रीज कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स। तो जो इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ के कारण से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक उसी तरह इसमें देखिए कि इस ऑब्जेक्ट पे क्या किए कि हम लोग फोर्स अप्लाइड किए, इधर से फोर्स, और ये फोर्स कैसा, डिफॉर्मिंग फोर्स, याद रखना, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये फोर्स को जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट पे, ये ओरिजिनल था, ओरिजिनली इसका लेंथ ये था, लेकिन इसके लेंथ को क्या किया कि फोर्स लगाते लगाते, फोर्स लगा रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड करके इसके लेंथ को क्या किए हैं, डिक्रीज किए हैं। तो जैसे ही लेंथ डिक्रीज हुआ है, इसके अंदर में एक फोर्स डेवलप होगा जो इसका अपोज करेगा, दैट मीन्स एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो इसको अपोज करेगा, और उस स्ट्रेस को कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसको कंप्रेस करने के कारण से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। यहां देख सकते हैं कि यहां लेंथ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जबकि यहां लेंथ क्या हो रहा है, यहां लेंथ डिक्रीज हो रहा है, इतने से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसका नाम से ही क्लियर है, वॉल्यूम। तो अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं, इस पे क्या कर रहे हैं कि फोर्स हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। नॉर्मली जब फोर्स इस पे अप्लाइड कर रहे हैं तो होगा क्या कि इसके बाद यही ऑब्जेक्ट जो ऐसा था वो कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले ये वाला वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कितना से, तो डेल वी से। ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फोर्स हम बाहर से नॉर्मली सब तरफ से एक्ट किए हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा कि कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होने के बाद ये नया वॉल्यूम आएगा। तो जब ये वॉल्यूम ऐसा फॉर्म होगा तो ये जो फोर्स हम लोग इधर से अप्लाइड कर रहे थे, ठीक उसी फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। जो फोर्स हम लोग इधर अप्लाइड कर रहे थे, ये फोर्स कौन सा फोर्स था, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करना है, अपोज करेगा, और अपोज करने के बाद जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस को कहते हैं वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ठीक इसी तरह थर्ड नंबर पे आता है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस जो टेंजेंशियली एक्ट होगा, जैसे अगर जैसे इस बुक को हमने लिया, इस बुक को हमने क्या किया कि इसको इधर से फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रहे हैं, तो टेंजेंशियली जब फोर्स एक्ट करते हैं तो क्या होती है कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है और इधर बढ़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होती है ना, उस स्ट्रेस को हम लोग शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। इसको ऐसे समझो, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन तो फिक्स था। अब जब हम फोर्स अप्लाइड किए हैं तो क्या होगा कि ये यहां आएगा और फिर ये आगे बढ़ेगा। तो अगर फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अपोजिट में एक और फोर्स डेवलप होगा
जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस। तो ये दोस्तों मेरा स्ट्रेस था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे स्ट्रेन के बारे में। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने इलास्टिक प्रॉपर्टी पढ़ा, हमने स्ट्रेस को भी पढ़ा। आज हम लोग स्ट्रेन को जानने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन बेसिकली एक तरह का रेशियो है। एक तरह का क्या है, रेशियो है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो क्या होती है कि उसका शेप, साइज या वॉल्यूम, लेंथ वगैरह में क्या होती है, चेंजेज आती है। तो यह बेसिकली रेशियो है। तो रेशियो दो क्वांटिटीज की होती है। जैसे फर्स्ट क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करेंगे, तो उसका शेप और साइज तो चेंज होगा ही, और ओरिजिनल शेप से, उसका जो पहले का शेप था उस शेप से उसमें और कितना चेंजेस आया है, इसका जो रेशियो का जो भी रिजल्ट आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि स्ट्रेन इक्वल टू चेंज in configuration, change in configuration of an object by कितना उसके कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब उसका शेप, साइज वगैरह में कितना चेंज आए हैं, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल configuration of an object, कि उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, उसमें कितने के चेंजेस आए हैं, दोनों का जो रेशियो आएगा, रेशियो का जो भी रिजल्ट आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। अच्छा, आप गेस कर सकते हो कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, गेस कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी सेमी क्वांटिटी है और ये भी सेमी क्वांटिटी है, तो दोनों क्वांटिटी कट जाते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि जब सेमी क्वांटिटी का रेशियो होता है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होती है, तो इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रेस, इसके डिफरेंट टाइप्स को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जिस तरह स्ट्रेस भी 3 तरह की थी, स्ट्रेन भी बेसिकली 3 ही तरह के होते हैं। फर्स्ट, इसके टाइप्स, तो टाइप्स में जो फर्स्ट है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने देखा था कि वह दो तरीके की थी। फर्स्ट टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, लेकिन बात तो लेंथ की हो रही थी। ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी क्या है कि जब उसके लेंथ में किसी तरह का कोई चेंजेज आता है और उसका जब हम लोग ओरिजिनल लेंथ से रेशियो लेते हैं, तो उस रेशियो को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, कि उसके लेंथ में जो भी चेंजेज आएगी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मान लेते हैं हमने वो जो टेंसाइल में आपको बताया भी था, स्ट्रेस में हमने देखा था, टेंसाइल स्ट्रेस में
कि डेल एक्स चेंज हो रही है, ये इसका ओरिजिनल एक्स था, तो कितने चेंज हुई है डेल एक्स। अगर एल के टर्म में लें तो ये एल था और ये डेल एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, डेल एल बाय एल। डेल एल कितना लेंथ में चेंजेज आया है और ओरिजिनल लेंथ इसका क्या था एल, तो ये दोनों का जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक इसी तरह सेकंड नंबर पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी कि जो वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाइड करेंगे तो उसका वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजेस होगी, तो जो चेंजेस होगी और जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, ये दोनों का जब रेशियो लेंगे तो उस रेशियो को क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे हमने इसको लिया था ये वाला केस, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम तो भी था लेकिन चेंजेस हुआ कितना, डेल वी फोर्स। हर एक तरह से हमने इधर से भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करके इसके शेप एंड साइज को क्या किए, चेंज किए। तो इस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंजेस आया है, डेल वी का, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना, तो वी, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, डेल वी बाय वी। ठीक है, तो ठीक इसी तरह थर्ड नंबर पे, दैट मीन्स सी पे, शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन, हमने इसको देखा जैसे आप इस बुक का एग्जांपल हमने लिया था, इस बुक का एग्जांपल कि इस पर जब टेंजेंशियली फोर्स हम लोग अप्लाइड करते हैं तो पहले तो ये क्या था, पहले देखो पहले ये स्ट्रेट था, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पोर्शन पे फोर्स लगाते हैं, नीचे पोर्शन क्या है, नीचे पोर्शन फिक्स है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये फिक्स्ड है, ये नीचे वाला पोर्शन फिक्स्ड है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है कि मूव करता है। तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर आगे गया है तो इस साइड भी आगे गया। ठीक, आप अगर आपके पास ऐसा मोटा वाला डिक्शनरी होगा तो आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं, ये चीज आपको दिखेगा कि इधर x चेंजेस हुआ है। ठीक, जितना x यहां से यहां तक आया उतना ही इधर आगे भी बढ़ा। इसका ओरिजिनल लेंथ l था, तो कुछ ना कुछ एंगल यहां बने होंगे, ये मानते ये थीटा है, तो जितना एंगल यहां है सेम उतना ही एंगल यहां भी होगा। तो इस केस में टेंजेंशियल स्ट्रेन जो होगी वो होगी, अगर टेंजेंशियल स्ट्रेन को ले रहे हैं, अगर टेंजेंशियल स्ट्रेन को किससे हम लोग थीटा से अगर डिनोट करते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होगी, जितना चेंज आया है, कितना डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है, तो डिस्प्लेसमेंट में x का चेंज आया है और इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, ये L। तो शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेन इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू x बाय L। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहां जो एंगल बनती है वो थीटा, बेसिकली इतना ही तो चेंज हो रहा है, इतना ही तो चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज हो रहा है उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, यहां से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी इसका ओरिजिनल लेंथ होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का वीडियो था। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इस पर बेस्ड जितने भी नॉमरिकल्स पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम वगैरह में या कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी नॉमरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यही क्लास रखते हैं। थैंक यू।